चलिए, तो आज हम लोग जो है कक्षा 10 का दूसरा पाठ गणित में कौन सा पाठ है, तो इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुपद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें समस्याएं अक्सर आपको आती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं चर से। ठीक है, चर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल, यानी जो वेरी करे। क्या करे, वेरी का मतलब होता है बदलता रहे। वेरी मतलब तो जिसका मान प्रत्येक जगह बदलते रहे उसे हम क्या कहते हैं, चर। तो चर का मतलब जिसका मान प्रत्येक जगह पर बदलता रहे उसे हम क्या कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसका मान प्रत्येक जगह बदलता रहता है, तो आपको पता है कि जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये जितनी भी हम नाम ले रहे हैं इनका मान हर जगह बदलता रहता है ना। x y का मान कोई फिक्स नहीं है कि x का मान इतना ही होगा। आप देखते होंगे हर सवाल में x का मान, y का मान, a का मान, b का मान चेंज होता रहता है। यानी a से लेके z तक जितने भी अल्फाबेट हैं इन सबको हम क्या मानते हैं, चर। क्या मानते हैं, चर। कोई दिक्कत। चर दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के, अगर हम चर की बात करें तो चर है ये दो प्रकार का होगा। ठीक है, एक होता है स्वतंत्र चर। क्या होता है, तो चर जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होंगे। तो देखिए, एक होगा, अगर चर की बात करें तो चर की दो कैटेगरी, एक होगा स्वतंत्र चर, एक होगा परतंत्र चर। कोई दिक्कत। तो चर की दो कैटेगरी, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। देखिए, स्वतंत्र को क्या बोलेंगे, तो इंडिपेंडेंट, यानी जो किसी पे डिपेंड ही ना करे। ठीक है ना। अब परतंत्र मतलब डिपेंडेंट, जो किसी पर निर्भर करे। जैसे एग्जांपल दें कि y बराबर x की घाते 3 प्लस x की घाते 2 या x की घाते 4 प्लस 2x स्क्वायर, कुछ भी लिख दें ऐसा। ठीक है ना। अब कुछ भी अगर ऐसा लिख दिए तो आप बताइए ये x का मान आप यहां पे चाहे कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत। तो x का मान यहां पे आप रखने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। जो x का मान रखेंगे उसी के आधार पर किसका मान आएगा, y का। तो यहां पे जो तीनों x हैं इसे आप क्या कहेंगे, स्वतंत्र चर। क्या कहेंगे, जो यहाँ पे तीनों x लिखे गए हैं ये स्वतंत्र चर माने जाएंगे। ठीक है ना। इन x के ही मान पर y का मान निर्भर करेगा, तो यहाँ y को क्या कहेंगे, परतंत्र चर कहेंगे। तो क्या स्वतंत्र चर और परतंत्र चर आपको समझ में आ गया। ऐसा चर जो किसी अन्य चर पर निर्भर ना करे उसे स्वतंत्र चर कहेंगे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और ऐसा चर जिसका मान किसी दूसरे चर पर निर्भर करे उसे क्या कहेंगे, परतंत्र चर, यानी डिपेंड करेगा वो। और यहां पर ले लीजिए, जैसे यहां x बराबर ले लिए y प्लस 1 और y प्लस 2 ऐसा ले लिए। तो अब बताइए यहां पे y का तो मान आप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज अगर हम y का मान यहां पे रख दिए कुछ भी, तो यानी y भी एक प्रकार का चर हो गया। कैसा चर हो गया, स्वतंत्र चर, क्योंकि यहां पे y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पे जो y दोनों हैं ये स्वतंत्र चर हो गए। और y का मान जैसा रखेंगे उसी आधार पर किसका मान आएगा, तो x जो है यहाँ पे परतंत्र चर हो गया। तो क्या स्वतंत्र चर और परतंत्र चर आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो स्वतंत्र चर परतंत्र चर आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, कि अचर किसे कहते हैं। तो जिसका मान प्रत्येक जगह एक समान रहे उसे हम क्या कहते हैं, अचर। तो अचर का मतलब होता है जिसका मान प्रत्येक जगह एक समान रहे। जैसे सभी संख्याएं क्या हो सकती है, अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो जो सभी संख्याएं हैं वो क्या मानी जाएंगी, अचर। क्या मानी जाएंगी, अचर। तो सभी संख्याओं को हम अचर मानते हैं। अब संख्याएं आप जानते हैं अनंत होते हैं, 0, 5, 10, 15, 20, 18, जो भी संख्या आप बोल दीजिए वो किसी कैटेगरी में आएगा, अचर। तो अचर माने इसका मान हमेशा वही रहेगा। तो 5 का मतलब 5 ही होता है, ऐसा तो नहीं 5 का मतलब 6 उंगली हो गया। 5 का मतलब एक हाथ की 5 उंगलियां बस। तो अचर राशि का मान प्रत्येक जगह क्या रहेगा, एक समान, कभी बदलेगा नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं बहुपद। तो बहुपद कहते किसे हैं, देखिए अब एक है आपका व्यंजक। तो चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, यानी चर राशि यानी एक्स वाई जेड और अचर राशि मतलब कोई भी संख्या। तो चर राशि और अचर राशि को हम मिला दें तो क्या बन जाएगा,
तो चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि व्यंजक माने एक्सप्रेशन। तो व्यंजक का मतलब होता है कि चर रहे और क्या रहे? अचर। तो चर और अचर को मिला दें तो क्या बन जाएगा? जैसे हमारा इच्छा हुआ लिख दिया x घाते 5, फिर लिख दिए 4x स्क्वायर, फिर लिख दिए 2/3x। तो इसमें चर भी है और अचर भी है, इसे हम क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे। जैसे x चर हो गया, x चर हो गया, x चर हो गया, इसे हम व्यंजक कहेंगे, मतलब इसे हम कहेंगे चर राशि। और 4 हो गया, 2/3 हो गया, यह चर राशि। तो चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? हाँ, चर और अचर राशि में ऐसा भी हो सकता है केवल एक ही आए, या चर आए या अचर आए, तो भी उसे हम व्यंजक कहेंगे। बात समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपको एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लिख दिए x स्क्वायर प्लस x। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो अचर राशि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अचर राशि नहीं है तब भी ये व्यंजक माना जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे हम ये लिख दिए, मान लीजिए x घाते 1/3, ठीक है, x घाते 1/2, तो बताइए क्या ये व्यंजक है? x घाते 1/3 लिखा हुआ है और x घाते 1/2 लिखा हुआ है, तो क्या व्यंजक है ये? हाँ है, क्योंकि व्यंजक में चर राशि की घात से कोई मतलब, तो व्यंजक में चर राशि की घात से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। या तो चर या तो अचर आए, बस बात खत्म, बहुपद होगा, दोनों भी आ सकते हैं, किसी कोई डाउट? तो चर अचर और आपको व्यंजक, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे जो है वो बहुपद है, क्या है? तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धन पूर्णांक हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात धन पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो व्यंजक में जो चर था उस चर की घात को हम पॉजिटिव बना दे, क्या बना दे? तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब जैसे इसके एग्जांपल की अगर बात करें कि बहुपद का एग्जांपल क्या होगा, ठीक है ना, तो देखते हैं बहुपद का एग्जांपल। जैसे लिख दिए x घाते 5 प्लस x घाते 4 प्लस x की घाते 3 प्लस मान लीजिए 16। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि x की घात क्या है? 5, 5 धन पूर्णांक है। x मतलब चर राशि की घात क्या है? 4, 4 धन पूर्णांक है। x की घाते क्या है? 3, ये धन पूर्णांक है। कोई समस्या? और देख लेते हैं, करनी में 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x, क्या ये बहुपद है, क्योंकि यहां अचर राशि की घात है, हमें अचर राशि से कोई मतलब। तो चर राशि की घात 2 है, 2 एक धन पूर्णांक है, और चर राशि की घात 1 है, 1 धन पूर्णांक है, इसलिए करनी में 3x स्क्वायर माइनस x भी एक प्रकार का बहुपद ये है। जैसे अगला बात करें कि x की घाते 1/3 अब माइनस का x, बताइए ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्यों? चर राशि की घात धन पूर्णांक होना चाहिए, 1/3 धन पूर्णांक कहां है? ये तो पूर्णांक है ही नहीं, ये बटे में आ जाएगा, ये दशमलव में आ जाएगा, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखिए, x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्यों? x तो ठीक है, लेकिन अगर ये x घाते 1 ऊपर जाएगा तो x घाते क्या आ जाएगा? -1, और -1 पूर्णांक तो है लेकिन धन पूर्णांक नहीं है, ऋण पूर्णांक है। तो याद रखिएगा, ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धन पूर्णांक हो उसे क्या कहते हैं? तो धन भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, चर राशि की घात। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुपद की परिभाषा हो गई। अब देखिए, एक परिभाषा बहुपद की और बोली जाती है कि एक बीजीय व्यंजक px जो है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे लिखते जाएं, और जहां a0 a1 a2 a3 ये डॉट डॉट ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस रूप को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। लेकिन हाँ, जो यहां पे घात है चर राशि की, वो कैसा होना चाहिए? तो धन पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, कोई दिक्कत। और हाँ, जो a0 a1 a2 ये कैसी संख्या होनी चाहिए? वास्तविक, काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए, काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए। अब बहुपद के एग्जांपल देखें, ठीक है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है? पूर्णांकों पर, क्योंकि 5 पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है, -5 भी क्या है? अब देखिए, तो 3x स्क्वायर प्लस करनी में 3x माइनस 2, ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। किस संख्याओं पर?
क्योंकि करणी में 3, करणी में 2, ये पूर्णांक तो है नहीं, तो पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा, ये अपरिमेय है। करणी में 3, करणी में 2 अपरिमेय है, और 3 परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय दोनों बोलने से अच्छा है क्या बोल दे, वास्तविक। अगला देखिए, 3/4 एक्स का क्यूब माइनस 2/3 एक्स का स्क्वायर अब प्लस 2x माइनस 6, ये कैसा बहुपद है, परिमेय संख्याओं पर बहुपद, क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं हैं। कोई समस्या? अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि किसी भी बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। अगर कोई बहुपद है तो जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही चर हो, उसमें मोर देन 1 वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे हम लिख दिए x की घाते 2, y की घाते 2 अब प्लस z की घाते 2, ये बहुपद है लेकिन 3 चर में बहुपद है। कितने चर में? तो बहुपद में क्या एक से अधिक चर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कोई समस्या? लेकिन हाँ, जितने भी चर होंगे उनकी घात धन पूर्णांक होनी चाहिए। कोई समस्या? चलिए, अगला है कि दो बहुपदों का योगफल, अंतर और गुणनफल बहुपद ही होता है। क्या होता है? दो बहुपद हैं, चाहे उनका योग करिए, चाहे अंतर, चाहे गुणनफल, वो क्या होते हैं? बहुपद। किंतु भागफल बहुपद हो भी सकता है और भाई भाग करेंगे इसकी कोई गारंटी, वो डिपेंड करता है कि आपका बहुपद कैसा है, उसके अंक कैसे हैं। तो योगफल, गुणनफल और अंतर, ये तीनों दो बहुपद हैं तो बहुपद ही होगा उनका आंसर। लेकिन भाग करेंगे तो जरूरी नहीं है कि बहुपद ही आए। बात समझ में आ गया? जैसे दो बहुपद हैं, उनको आप जोड़ दीजिए तब भी बहुपद आएगा। दो बहुपद है, घटा दीजिए तब भी बहुपद आएगा। दो बहुपद है, गुणा कर दीजिए तब भी क्या आएगा? तो दो बहुपदों का योगफल, गुणनफल और अंतर बहुपद होता है, लेकिन भागफल बहुपद हो ये आवश्यक, ये ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है ना? तो ये कुछ मेजर फैक्ट हो गए। आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम बात करें बहुपद के प्रकार की, देखिए बहुपद कई प्रकार के हो सकते हैं, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर, चरों के आधार पर। तो पहला है पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पर बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? एक पदी बहुपद। तो एक पदी का मतलब होता है जिसमें एक पद हो। क्या हो? एक पदी का मतलब होता है उसमें कितने पद हो। तो देखिए लिखा है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे 3x क्यूब एक ही पद है, 5x कितने पद हैं? एक ही पद है, 7 में भी एक ही पद है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अच्छा बताइए आप लोग, 2x प्लस 3x कैसे, किस पद का बहुपद है? एक पदी, क्योंकि 2x 3x जुड़ जाएगा तो 3 2, तो आप हल कर लिया करिए। 5x एक प्रकार का एक पदी बहुपद है। कोई समस्या? तो एक पदी समझ गए। अब देखिए ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। क्या पद हो? दो पद सरल करने के बाद, कितने के बाद? सरल कर लीजिए तब बताइए कितने पद हैं। ठीक है ना? तो देखिए ऑलरेडी सरल है। जैसे पहला एग्जांपल है 3 माइनस 5x, दो पद हैं। अगला देखिए 6u की घाते 4 प्लस 2u, दो पद है इसमें। x की घाते 7 माइनस 8, इसमें भी कितने पद हैं? दो पद हैं। तो क्या दो पद आप समझ गए? ठीक है ना? चलिए आप लोगों से एग्जांपल पूछते हैं, बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें कितने पद होंगे? इसमें 3 पद होंगे। हम क्या बोले हल करने के बाद? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, तो इसमें कितने पद हो गए? 3। तो कभी जल्दीबाजी में नहीं बताना है, हल करके बताना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करें त्रिपद बहुपद की। तो ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए आप देख पा रहे हैं त्रिपद बहुपद का एग्जांपल, x की घाते 5 माइनस 5x प्लस 6, इसमें 3 पद है तो त्रिपद होगा। अगला है t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3, इसमें भी कितने पद हैं? 3 पद हैं, इसलिए क्या होगा? ये त्रिपद होगा। कोई समस्या? तो एक पद, दो पद और 3 पद ये हो गए। अगला है शून्य बहुपद। देखिए शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक जो हैं शून्य हो उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। और देखिए शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, कोई घात। ऐसा आप देख पा रहे हैं 0 into x क्यूब, तो 0 ही आएगा, 0x 0 ही आएगा। तो शून्य बहुपद का अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या है? शून्य।
शून्य क्या है? शून्य बहुपद, क्योंकि शून्य को हम कुछ भी लिख सकते हैं, शून्य इंटू एक्स की घात 2 लिख सकते हैं, प्लस शून्य इंटू एक्स की घात 3 लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो इतना समझिए कि जीरो किस प्रकार का बहुपद है, तो जीरो को हम कहते हैं शून्य बहुपद, ठीक है ना। चलिए अगला है घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है ना। तो देखिए घातों के आधार पर बात करें तो पहला आता है आपका रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो अगर रैखिक बहुपद के हम व्यापक पद की बात करें तो व्यापक पद होता है ax प्लस b। अब देख पा रहे हैं रैखिक बहुपद का जो व्यापक पद का रूप होता है वो होता है ax प्लस b, और कहा जाता है कि जो a है 0 के बराबर, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 से गुणा करें x में तो पूरा गायब हो जाएगा, और चूंकि b एक संख्या है तो ये अचर बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो a है 0 के बराबर नहीं होगा। उदाहरण की बात करें तो आप कोई सा बहुपद ले सकते हैं जिसकी घात 1 हो, जैसे x प्लस 5 तो x की घात 1 है, इसलिए एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। 3x माइनस 2 ये x की घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। 4x तो x की घात 1 है, तो एक ऐसा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। तो रैखिक बहुपद का मतलब समझ गए? चर राशि की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1। अगला आपका है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, ठीक है। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, जहां a का मान 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर a का मान आप 0 कर देंगे, ठीक है ना, तो आप बताइए अगर a का मान 0 कर देंगे तो ये पूरी राशि 0 हो जाएगी, तो केवल क्या बचेगा? आपका बच जाएगा bx प्लस c। अब bx प्लस c तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि a नेवर इज इक्वल टू 0। a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला है त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब माने 3 होता ही है। तो त्रिघात बहुपद के मानक अगर हम रूप की बात करें तो सब लोग समझ रहे हैं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा, और वही पुरानी कहानी की यहाँ a जो है a नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। उदाहरण की बात करें, आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हम दे दिए x की घात 3 प्लस 5, ये त्रिघात बहुपद है, घात 3 है, ठीक है ना। हम और यहां पर दे सकते हैं, जैसे यहां लिख दिए कि 2x की घात 3 अब प्लस x स्क्वायर, ये भी कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 3। और भी एग्जांपल है कि 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ये एक प्रकार का त्रिघात बहुपद है। अगला है 5x क्यूब प्लस 7x माइनस 8, ये भी कैसा बहुपद है? ऐसे ही चतुर्घात होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात धन अधिकतम घात 4 हो, उसे क्या कहेंगे? चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। कोई समस्या? अब देखिए चतुर्थ घात के अगर मानक रूप की बात करें तो आप लिख सकते हैं ax की घात 4, a के बाद b लिख दीजिए, घात 1 कम करिए तो bx की घात 3, b के बाद c आता है और घात 1 कम कर दीजिए तो x स्क्वायर, c के बाद d आता है, एक घात कम कर दीजिए तो dx, और d के बाद e आता है, केवल a लिख दीजिए। तो इस प्रकार का जो बहुपद है उसे हम लिख सकते हैं चतुर्थ घात का। क्या इसी प्रकार आप 5 घात के बहुपद का व्यापक रूप लिख सकते हैं? बस क्रम से बढ़ते जाना है। चलिए उदाहरण की बात करें तो x की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां अधिकतम घात 4 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। x की घात 4 प्लस 7, तो अधिकतम घात 4 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। अंतिम वाला 4x की घात 4, तो घात 4 है तो चतुर्थ बहुपद कहलाएगा। क्या समझ में आ गया? तो ये हो गया घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब थोड़ा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो देखिए आपका आगे ये है कि दिए गए बहुपद पर, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान बताइए। दिए गए बहुपद पर क्या बताइए? बिंदु पर किसी बहुपद का मान बताइए। देखिए तो किसी भी बहुपद का मान बताते कैसे हैं, इस बात को समझिएगा।
देखिए जैसे अगर हम बात करें, ठीक है ना, कि आपका कोई बहुपद है px और इसका मान है, ठीक है, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, और हम कहें कि x बराबर 3 पर बहुपद का मान बताइए। किसका मान? अगर बहुपद का मान तो x का मान कुछ भी हो सकता है, तो बोलते हैं x बराबर 3 पर मान बताइए। x बराबर 3 पर मान बताइए किसका? बहुपद का। तो बहुपद का मान कैसे बताया जाएगा? जहां जहां x है वहां क्या दीजिए? 3। तो यहां x लिखा है तो 3 लिख दीजिए, बराबर x के जगह पे 3, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? अब 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? अब 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 3 है ना, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5। अब 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6। गुणा कर दीजिए, तो 5 चौके 20। अब 20 छक्का तो 120 हो जाएगा। तो क्या कोई भी अगर आपको ऐसे दिया है तो किसी भी चर राशि का मान रख के बहुपद का मान नहीं निकाल लेंगे? तो बहुपद का मान ऐसे निकलता है, उस बहुपद में x का मान रख दीजिए तो बहुपद का मान मिल जाएगा। कोई समस्या? अब अगर नेक्स्ट देखा जाए, ठीक है ना, तो अगला आपका इसी में है कि आपको बताना है कि इसका कितना होगा कि चले, तो बहुपद के शून्यक, शून्यक का मतलब क्या है? ठीक है ना, तो किसी भी बहुपद में चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद का। एक बात याद कर लीजिए, जो बहुपद का शून्यक होता है वो बराबर किसके होता है? तो बहुपद की घात के। किसके बराबर होता है? बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही क्या होंगे? शून्यक। मान लीजिए कि कोई एक घात का बहुपद है, कितने घात का? तो एक घात का बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? एक। अब मान लीजिए कि कोई 2 घात का बहुपद है, कितने घात का? तो 2 घात का बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे? 2। और अगर कोई 3 घात का बहुपद है, कितने घात का? तो 3 घात का बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे। समझ में आ गया? तो जो शून्यक है ये बहुपद के अधिकतम घात पर निर्भर करता, जितना अधिकतम घात होगा उतने ही शून्यक होंगे। हाँ, किसी भी बहुपद के 2 शून्यक आपस में बराबर भी हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं हम लोग, एक अगर एग्जांपल लें, जैसे आपको दिया है कि कोई बहुपद है px बराबर 2x प्लस 3, तो अगर यहां पे हम x के जगह पे क्या रख दें? -3/2 तो रख दीजिए, तो x के जगह पर रख दिए, ये 2 है तो 2, x के जगह पे माइनस का 3/2, अब +3, तो बताइए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? -3 और ये +3, क्या आ गया? 0। तो हम कह सकते हैं कि जो -3/2 है इसका क्या होगा? शून्यक होगा। -3/2 क्या होगा? शून्यक होगा। कोई दिक्कत? तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, क्या लिख सकते हैं कि अतः बहुपद px बराबर 2x प्लस 3 का शून्यक कौन है? -3/2। चलिए अब आगे थ्योरी देखते हैं हम लोग। तो अगला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। क्या होती है? तो जितनी भी वास्तविक संख्या है ये किसका बहुपद है? तो शून्य बहुपद का शून्यक होती है। अगला है प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक? 2 शून्यक हो सकते हैं, परंतु कुछ द्विघात बहुपद ऐसे होते हैं जिनके शून्यक वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। तो जैसे वास्तविक संख्याएं किनका नहीं होगा? जैसे हम कहें कि x² + 5, तो इसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम करेंगे x² बराबर -5 आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे बहुपद ऐसे भी होते हैं जिनके वास्तविक शून्यक नहीं होते हैं, ठीक है। इसकी बात हम आगे करेंगे, आगे मिलेगा ये आपको, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, ठीक है, देखिए ये आपका हो गया कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय मान, ठीक है। तो अगर हम पहला बात करें कि कोई बहुपद है और रैखिक बहुपद है, क्या है? तो रैखिक बहुपद है तो उसका ज्यामिति मतलब क्या हुआ? ज्यामिति का मतलब अगर उसका ग्राफ खींचे तो उस ग्राफ का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यानी किसी भी बहुपद का ग्राफ कहता क्या है? देखिए आपको पता है कि अगर हम लोग रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं तो रैखिक बहुपद का मानक पद क्या होता है? ax प्लस b। और अगर हम ax प्लस b का ग्राफ खींचे, क्या खींचे? ग्राफ, तो हम क्या करेंगे? देखिए इसके लिए हम करते हैं कि y बराबर मान लेते हैं कि ax प्लस क्या हो गया? b हो गया। क्या हो गया?
और अगर हम y का मान जो है 0 रख दें, क्या रख दें, तो y का मान 0 रख देंगे तो हो जाएगा ax प्लस बी, क्या हो जाएगा, और ये प्लस का भी इधर आया तो आप समझ पा रहे हैं कि x का जो मान है आ जाएगा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे, तो हम लिखेंगे कि x अक्ष को ठीक एक बिंदु माइनस बी बटे ए पर काटेगा। कहां काटेगा, अगर कोई रैखिक बहुपद है तो वो x अक्ष को कहां काटेगा, माइनस बी बटे ए कामा 0 पर काटेगा। कौन काटेगा, अगर कोई रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ है इस प्रकार में प्राप्त आपको होगा। कोई समस्या, ठीक है। और जो x अक्ष पे काटेगा वो बिंदु क्या होगा, माइनस बी बटे ए। अब माइनस बी बटे ए का मान अगर प्लस में रहेगा तो आपका ग्राफ उस तरफ जाएगा। अगर माइनस बी बटे ए का मान निगेटिव आया तो बाएं तरफ बनेगा, और माइनस बी बटे ए का मान अगर पॉजिटिव आ गया तो कहां बनेगा, वो ग्राफ आपका ऐसे बन सकता है। कोई समस्या, तो ये मतलब हुआ किसी भी रैखिक बहुपद का ग्राफ। अगर हम आगे बात करें द्विघात बहुपद का, तो देखिए द्विघात बहुपद के मानक पद को सब जानते हैं। द्विघात जो बहुपद है उसका मानक पद क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a का मान 0 के बराबर। देखिए अगर रैखिक बहुपद में हम बात करें a माने एक्स स्क्वायर का गुणांक, a माने एक्स स्क्वायर का, अगर a का मान 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक, 0 से बड़ा मतलब, तो अगर a धनात्मक है और इसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac, कौन, ये भी 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकाल लेंगे। अगर ये दोनों 0 से बड़े हैं तो इसका ग्राफ जो है यू आकार का प्राप्त होता है। किस आकार का, और आप देख पा रहे हैं कि यू शेप बना हुआ है ना, कोई दिक्कत। इस यू शेप को हम क्या कहते हैं विज्ञान गणित की भाषा में, तो परवलयाकार। परवलयाकार अंग्रेजी में जो है हमको पैराबोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। कोई दिक्कत। और इसका जो शीर्ष होगा नीचे वाला वो याद कर लीजिएगा, माइनस बी बटे 2a, माइनस बी बटे कामा माइनस का d बटे 4a, ये याद कर लीजिए। जो शीर्ष होगा परवलयाकार का वो हमेशा यही होगा, माइनस का b बटे 2a कामा माइनस का d का बटे, अब d क्या होता है, तो d का मान यही होता है, आप याद कर लीजिए, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो समझ गए आप लोग, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि माइनस b बटे 2a कामा माइनस d बटे 4a होता है। अगर इसके उल्टा की बात करें कि a का मान अगर 0 से कम हो जाए, तो ये जो कंडीशन है a का मान 0 से क्या है, कम, लेकिन जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये 0 से क्या है, बड़ा। जो b स्क्वायर माइनस 4ac है 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन जो a है वो ऋणात्मक हो जाएगा, और यहां वाला a जैसे ऋणात्मक हुआ तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा, यानी उल्टा u हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, तो इसके शीर्ष के निर्देशांक बदलेंगे नहीं, वही रहेंगे, माइनस बी बटे 2a कामा माइनस डी बटे 4a। डी क्या है, तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं डी को, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो याद कर लीजिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये पॉइंट जो है एकदम याद कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है बहुविकल्पी में। ठीक है ना, आगे बात करें। अब इसका ये प्रथम कंडीशन था। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, 0। ऐसा भी हो सकता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है 0 हो जाए। पहले कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, यानी 0 के बराबर हो जाए। तो 0 के बराबर हो जाएगा तो जो ये ग्राफ खींचेंगे वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटेगा, केवल एक बिंदु पर काटेगा। कितने बिंदु पर, और इस कंडीशन में बहुपद का शून्य कितना होगा, 1, क्योंकि हमारा ग्राफ अगर एक्स अक्ष को एक बार काटता है तो उसके केवल एक शून्य। कितने शून्य, और अगर हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटता है कितने शून्य, और अगर हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटता है कितने शून्य। तो अगर ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने ही शून्य होते हैं। कोई समस्या, तो जितनी बार काटेगा उतने शून्य, जितनी बार काटेगा उतने शून्य। और अगर एक्स अक्ष को केवल एक बार काटेगा तो एक शून्य होगा, और शून्य का मतलब मान क्या होगा,
माइनस बी बटे ए। तो याद कर लीजिए, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए तो शून्य का आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, शून्य डायरेक्ट आता है, माइनस का b बटे 2a। याद कर लीजिए, बहुत समय बचाता है। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो आपका x का जो मान है माइनस का b बटे 2a होता है। कोई समस्या? अब इसे ग्राफ की बात कर लें, इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये ग्राफ होगा। अब इसके भी दो शर्त हो सकते हैं, दो शर्त कौन कौन से हो सकते हैं देखिएगा, ठीक है ना। अगर आपका a का मान 0 से बड़ा है, a का मान 0 से बड़ा, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? 0 के बराबर। ऐसा है तो ग्राफ आपको प्राप्त होगा यू शेप का। किस शेप का? अब देखिए, ये मान तो बदला नहीं है, माइनस बी बटे 2a, तो माइनस बी बटे 2a ही रहेगा। हाँ, यहां पे हम लिखते थे माइनस का d बटे 4a। अब चूंकि d का मान 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या होता है? d। तो 0 में चाहे जिसका भाग करें 0 ही ना आएगा, इसीलिए यहां पे क्या लिखा जाएगा? कामा 0। और वैसे भी आप जानते हैं x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो ये x का मान हुआ और ये y का। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो हमारा जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटेगा? एक बिंदु पे। और उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? माइनस बी बटे 2a कामा 0। और अगर a का मान 0 से क्या हो जाए, a का मान 0 से कम हो जाए तो क्या होगा? ग्राफ उल्टा हो जाएगा, यानी उल्टा यू शेप हो जाएगा। कोई समस्या? और उस बिंदु के निशान क्या होंगे? माइनस का b बटे 2a कामा 0। बिंदु के निशान बदलने वाले, अगर ये माइनस में है तो इस तरफ होगा। अब माइनस b बटे 2a का मान प्लस में आ गया तो ग्राफ कहां भाग जाएगा? उस तरफ भाग जाएगा। कोई समस्या? कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को? तो कितने शून्य होंगे? यही पढ़े हम लोग, बहुत अच्छी बात। अगला और अंतिम कंडीशन दो घात का क्या है कि जब, ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो जाए। क्या हो जाए? तो 0 से कम हो जाए तो जो आलेख होगा, यानी जो ग्राफ है, यहां पे एक्स अक्ष को काटेगा नहीं। एक्स अक्ष को काटेगा? आप देख पा रहे हैं, क्या ये ग्राफ एक्स अक्ष को काटा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये ग्राफ एक्स अक्ष को काटा है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे कोई भी शून्यक नहीं होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम होता है तो हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं भी काटेगा, अब कहीं नहीं काटेगा तो क्या होगा? कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो आप याद कर, अच्छा हाँ, बिंदु के निशान क्या होंगे? सेम होगा, माइनस बी बटे 2a कामा माइनस डी बटे 4a, माइनस बी बटे 2a कामा माइनस डी बटे 4a, तो वो बदलने वाला नहीं है। तो बिंदु के निशान आप जरूर याद रखिएगा, ये विकल्प में पूछे जाते हैं, और नहीं याद रहेगा तो आपको दोगुना समय लगेगा करने में सवाल को। अगर याद है माइनस का बी बटे 2a तो आप जल्दी से कर लेंगे, और नहीं याद है तो क्या होगा? आपको ज्यादा समय लग जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है, तो अब आपके इसमें जो है प्रश्नावली आएंगे। क्या आएंगे? प्रश्नावली। ठीक है, तो इसको जो है पूरा थ्योरी आप बिल्कुल सही से देख लीजिएगा ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे? उसमें हम देखेंगे कि इसके सवाल, प्रश्नावली, और एक ही वीडियो में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है।